Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Paur, your physics teacher and you're watching me at Unales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर होमी बाबा मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस को। और प्रीवियस वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑनवर्ड्स। बच्चों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस को प्लीज जरूर देखिए, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करिए। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 13। मॉक टेस्ट सॉल्यूशन के वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं वो दो वीडियोस हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑनवर्ड्स। सो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करिए। लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 says that a man weighing 60 kg is walking with the uniform velocity of 4 meter per second. Calculate momentum of a man. मैं 60 kg इतना हूं और मैं चल रहा हूं 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो मेरा मोमेंटम कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने सही आंसर सॉल्व किया होगा और सही आंसर पे आप टिक लगा के आएंगे। बच्चे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मोमेंटम पूछा गया है और आप सब लोग मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो देयर इज अ पर्सन हुज वेइंग 60 kg, इसका जो मास है वो 60 किलोग्राम इतना है और ये मूविंग है और ये चल रहा है कितने स्पीड से, इसका वेलोसिटी दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। तो बच्चों अगर कोई मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है, किसी भी मूविंग बॉडी का मोमेंटम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने लास्ट इसमें भी देखा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे। तो मोमेंटम बन जाएगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू मास कितना दिया गया है 60 kg, वेलोसिटी दी गई है 4, तो मोमेंटम आपने लिख दिया 6 4 जा 24 और एक जीरो मैंने लगा दिया। इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी को आपने सिलेक्ट किया होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सभी लोगों ने बी पे ही क्लिक किया था, थैंक यू वेरी मच। लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैच द टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बच्चों जिस तरह से मैंने कहा ना कि असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी ज्यादा वेटेज होता है ना, उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैच द कॉलम ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं। थोड़े टाइम कंज्यूमिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करिए और ज्यादा करिए। चलते हैं मैच द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन कॉलम 1 में आपको ए बी सी डी इस तरह से दिए गए हैं और कॉलम 2 में आपको 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं। सो मैं अगर कहूं कि फर्स्ट ए उन्होंने क्या कहा, देखो ए बिट यहां पर है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना। चलते हैं, पर मैंने इसे 4 नंबर लिख दिया। क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। आपने देखा है बेटा कि जनरली क्रिकेटर जो होते हैं, जैसे कि मैं सपोज यहां पर बॉल को कैच करूं तो मेरे हाथ को मैं इस तरह से पीछे ले लेता हूं, तो ये क्यों? ये है न्यूटन सेकेंड लॉ के कारण। अब मोमेंटम को कम कर देते हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मिनिमाइज करना चाहूं तो मैंने क्या किया, टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ने से मेरे हाथ के ऊपर लगेगा फोर्स, वो कम लगेगा, है ना, इस तरह से। तो बी जो है इसके लिए मैचिंग पेयर हो रही है हमारी 3, तो मैंने इसके आगे 3 लिख दिया। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो ये कौन सा एप्लीकेबल होगा यहां पर, अगर आप देखते हो तो एक हमारे पास आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच रहा है और बैलेंस फोर्सेस है, और तीसरा है रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो के लिए अगर मैं कहूं तो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। जब किसी बॉडी को, अगर मैंने कहा कि किसी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, मतलब वो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं ये एक, और इसके लिए हो जाएगा नंबर 2। तो 4 3 2 1 ये सीक्वेंस में कौन चल रहा है, देखो 4 3 2 1 ऐसे। A4 है, B3 है, C2 है और D1 है, तो ऑप्शन ए आप सिलेक्ट करके आए होंगे। दिस इज व्हाट वी हैव हियर द मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, अगेन इट इज मैच द कॉलम का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 1 में कॉलम 1 में क्या दिया गया था, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। बच्चों अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन मोमेंटम के ऊपर सॉल्व कर लिए और इन दोनों तीनों क्वेश्चंस में आपने एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम देखा, मतलब क्वेश्चन पेपर में ही आंसर है।
एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड, तो मैंने इस पे 2 लिख दिया। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, है ना। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, मतलब बॉडी को उसकी टेंडेंसी चेंज नहीं करनी है। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इनर्शिया। तो आप यहां पर सिलेक्ट करोगे इनर्शिया, इसका नंबर 1 आ गया। इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमने इसी क्वेश्चन पेपर में और एक क्वेश्चन देखा होगा जहां पर आपने देखा था कि एम एन दो अलग अलग बॉडीज है, एम का मास 8, एन का मास 32 था। तो ऑफकोर्स जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होता है। मतलब इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। तो आपने यहां पे लिख दिया 4, और अभी बचा है आपके पास में जो नंबर, उसे आप यहां पर लिख सकते हो, ये 3 क्या है? अ बॉल थ्रोन अपवर्ड in a train moving with the uniform velocity remains returns to the thrower। तो आपने लिखा न्यूटन फर्स्ट लॉ। चलते हैं इस तरह से, ये आ गया है आपके पास में 2143 कहां पर है? 2143, तो ऑप्शन डी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16? लेट्स से एन एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ आता है, अर्थ की तरफ नीचे गिरेगा, अर्थ सरफेस पे आने वाला है। बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स इट्स, बराबर है कि नहीं? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दूं तो ये अर्थ सरफेस पे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे अर्थ अपने तरफ खींच रही है, अर्थ अपने फोर्स के कारण इसे अपने तरफ पुल करती है, ग्रेविटेशन फोर्स। द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ बाय द सेम फोर्स। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ इसे अपने तरफ खींचती है किस फोर्स के कारण, क्या ये ऑब्जेक्ट अर्थ को भी अपने तरफ पुल करता है? ये सबको पुल करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दिस मार्कर एंड अर्थ, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, ये दोनों सेम है। एप्पल अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है, अर्थ एप्पल को अपने तरफ खींच रही है, दोनों ने फोर्स इक्वल लगाया, दोनों का इक्वल फोर्स है। So why do we not see the earth is raising towards the apple? फिर एप्पल ही क्यों जमीन पे आ रहा है, अर्थ क्यों एप्पल की तरफ नहीं जा रही है? इसका करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल दैट ऑफ एप्पल। एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द, ऑफकोर्स सही आपने सिलेक्ट किया क्या? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल, एक्सेलरेशन अर्थ का बहुत ही कम होगा। वेराज एप्पल का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो एप्पल नीचे गिर जाएगा, एप्पल जमीन पे आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू दैट पर्टिकुलर एप्पल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड द क्वेश्चन नंबर 17 इज अ रॉकेट कैन गो वर्टिकली अपवर्ड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिकॉज, देखो रॉकेट जब लॉन्च होता है ना तो वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। क्यों? इट्स लाइटर देन एयर, क्या उसका वेट एयर से कम है? नो। ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, क्या सन उसे अपने तरफ खींच रहा है इसके लिए वो ऊपर जा रहा है? नो। इट हैज अ फैन विच डिस्प्लेसेस मोर एयर पर यूनिट टाइम, दैट्स द वेट ऑफ द रॉकेट। Of the forces exerted on the rocket by the gases ejected by it, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके पीछे है। और हमने कहा था, जब हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा था तो हमने देखा था एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर मुझे वॉक करना है तो मुझे सरफेस के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा तो मैं वॉक कर सकता हूं, मुझे रन करना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो मैं रन कर सकता हूं। लाइकवाइज रॉकेट को अगर लॉन्च करना है आपको तो बेचा रॉकेट से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा थ्रस्ट एक्सर्ट करती है, और उन थ्रस्ट के कारण रॉकेट ऊपर जाएगा, क्योंकि अर्थ उतना ही फोर्स इस रॉकेट पे लगाने वाली है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वट एवर द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट बाय गैसेस इजेक्टेड बाय इट, तो ऑप्शन यहां पर लग गया है आपके पास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो, कितने लोगों ने डी पर क्लिक किया होगा? कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते रहिए। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। फाइन। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स से अभी थ्रस्ट और प्रेशर के क्वेश्चंस हैं।
प्रेशर एक्सर्टेड बाय शार्प नीडल ऑन द सरफेस इज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय नीडल, ये नीडल है, ये शार्प और ये ब्लंट है ना, ये शार्प पॉइंट है, ये ब्लंट एरिया। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय शार्प नीडल ऑन द सरफेस इज मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लंट। ऑफ कोर्स यही इसका करेक्ट रीजन है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था मेन प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एरिया। जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। तो निडल शार्प मतलब एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लंट निडल, ऑप्शन आपने 18 को सिलेक्ट किया, 18 इज करेक्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड 18th क्वेश्चन। नाउ वीडियोस को मैं स्मॉल बना रहा हूं क्योंकि अगर मैं थोड़ी लेंथ ज़्यादा कर दूं तो ये वीडियो जो हैं वो बोरिंग लगने लगते हैं आप लोगों को। तो अब तक हमने क्वेश्चन 18 तक डिस्कस किया है। बच्चों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आपको डाउट लग रहा है कहीं पे भी तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट ज़रूर करोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर यू ऑल। बाय बाय।